हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपके डी ब्लॉक में एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। वो था आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो कैसे प्रिपेयर होता है वो हमने देखा था। ठीक है, उसकी हीटिंग पे क्या होता है वो डिकम्पोज होता है, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में आपके वो कौन कौन से आपके आयंस होते हैं जिनको ऑक्सीडाइज करता है, वो सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, आज हम अपना सेकंड कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। वो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और जो रिएक्शन से प्रिपरेशन की सेम आपके पोटेशियम परमैंगनेट आयन की जो थी सेम टू सेम वैसी की रहेगी आपकी। तो अगर आपने वो लेक्चर लास्ट वाला अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड कंपाउंड जो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं K2Cr2O7। ठीक है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन की कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो लास्ट टाइम जो हमने जो बनाया था पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें भी हमने MnO2 पायरोलूसाइड ओढ़ लिया था मैग्नीज का। ठीक है ना, यहाँ हम ओढ़ लेते हैं आपके क्रोमियम का। ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं आपके फ्यूजन मिक्सचर के साथ। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा वो। ठीक है ना, हम इसमें क्रोमाइट और काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? क्रोमाइट और काम में लेते हैं। ठीक है, ये होती है आपके FeCr2O4। ठीक है, ये क्रोमाइट और होती है जिसे हम काम में लेते हैं। बेसिकली ये एक मिक्सचर होता है आपका FeO.Cr2O3 का। ठीक है ना, ये एक मिक्सचर होता है जो हम काम में लेते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन क्या रहेगी हमारी? सेम टू सेम रिएक्शन रहेगी। जो क्रोमाइट और है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे आपके फ्यूजन मिक्सचर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमाइट और FeCr2O7। ठीक है, Cr2O4, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे आपके फ्यूजन मिक्सचर के साथ। मैंने आपको बताया था फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है। किसी भी एल्केली का आपके O2 के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे KOH प्लस O2, NaOH प्लस O2 या फिर Na2CO3 प्लस O2। ठीक है ना, यहाँ हम लेते हैं आपके Na2CO3 प्लस O2। ठीक है, ये आपका फ्यूजन मिक्सचर। क्लियर है? फ्यूजन मिक्सचर, इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे आपको मिलता है एक तो Na2Cr2O4। ठीक है, Na2Cr2O4 यहाँ पे क्रोमियम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो आपको मिलेगा +3। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा? +3। क्लियर है कि Na2Cr2O4। ठीक है, साथ में आपको मिलेगा Fe2O3 और साथ में आपको CO2 गैस मिलती है। ठीक है, रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस भी कर सकते हो। Na2 Cr2 है, Cr2 है। ठीक है, Fe कितने? 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, Cr हो गया आपके पास 4, तो Cr4 यहाँ पे हो गए। ठीक है, Na2 है तो Na2, तो 4Na 4Na 4Cr 4Cr 2Fe 2Fe। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 2, वहाँ पे कार्बन कितना है? 1। क्लियर? ऑक्सीजन कितने हो गए? 8, 8 + 6 14 + 2 कितने हो गए? 16। यहाँ हो गए 8, 8 4 12, 12 और 3 15 है, तो यहाँ पे हाफ कर दो। ठीक है ना, ये रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस की तरफ मत जाना आप। ठीक है ना, अपने को मेन चीज़ क्या याद होनी चाहिए, जब हम डाइक्रोमेट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्रोमाइट ओर लेते हैं। क्रोमाइट ओर की रिएक्शन कराते हैं हम फ्यूजन मिक्सचर के साथ। ठीक है, हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है सबसे पहले Na2Cr2O4। ठीक है ना, Na2Cr2O4 मिलेगा। ठीक है ना, ये Cr2 नहीं रहेगा, Cr2O4 मिलेगा। ठीक है, +6 में रहेगा।
Na2CrO4, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना, आपका सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट आयन मिलता है हमें, ठीक है ना, सोडियम क्रोमेट मिलता है, ठीक है। इसका कलर होता है येलो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 मिलता है, साथ में आपको CO2 गैस मिलती है, ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तो आपको Fe2O3 मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा, ठीक है, और साथ में सोडियम क्रोमेट मिलता है, ठीक है, क्लियर है। CO2 गैस, Fe2, ये होता है आपका ब्राउन सॉलिड, ठीक है ना, ब्राउन सॉलिड। इस पे भी सेम टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि एक क्रोमाइट और है A, ठीक है, जिसकी फ्यूजन मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराने पर आपको एक कंपाउंड B मिलता है, ठीक है, जिसका कलर होता है येलो, ठीक है, साथ में D फॉर्म होता है जिसका कलर होता है ब्राउन सॉलिड, ठीक है, और एक गैस निकलती है E, ठीक है, जिसकी आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दे देगा या उसका हाइब्रिडाइजेशन दे देगा कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ट मिल सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था MnO4 के केस में, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया था, ठीक है ना, यहाँ पे भी हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो सेकंड प्रोसेस में आपका क्या होता है, सेकंड प्रोसेस नहीं लिखते हैं, इसी के अंदर हम लिखते हैं जो आपका ये सोडियम क्रोमेट बना है Na2CrO4, ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है। ये आपके कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, Na2Cr2O4, Na2Cr2O7, ठीक है, 14+6, ठीक है, यहाँ पे कितना है, +6 है, यहाँ पे भी आपका कितना रहेगा, +6 रहेगा, क्लियर है। ये आपका क्या था, सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का था। ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, इसका कलर होता है आपका ऑरेंज, क्या होता है आपका, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। H+ Na2Cr2, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है ना, Na2Cr2O7, ठीक है, ये आपको मेन प्रोडक्ट मिलता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ये आपका मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है ना, मोर सोल्यूबल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आपके KCl से, किससे, KCl से, ठीक है, Na+ से Cl- ऐड होकर NaCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलता है K2Cr2O7, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये इसका आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। ये आपके लो सोल्यूबल होता है, लो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है ना। कूलिंग करने पे क्या होता है, इसके हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स, K2Cr2O7 के आपको क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपका कलर क्या रहेगा, येलो, येलो से आपका ऑरेंज कलर, आपको ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं कूल करने पर, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी आपका मेथड है जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए लिया था, वही है। फ्यूजन मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवानी है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, ठीक है, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, साथ में ब्राउन सॉलिड Fe2O3 और CO2 मिलती है। इसकी आप फर्दर रिएक्शन करा दो एसिड के साथ, आपको ऑरेंज कलर का मोर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट की KCl से रिएक्शन करवाइए, आपको K2Cr2O7 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसको फर्दर कूल करने पे आपको ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट के, ठीक है। ये चीज़ें, ये रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए, फिर इसकी और जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है, ठीक है ना, सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट आयन CrO4 2- होगा, क्रोमेट आयन, ठीक है। ब्राउन सॉलिड CO2, एसिड से साथ रिएक्शन कराओ,
ऑरेंज कलर का आपको सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, ठीक है। ये क्रोमेट आयन है, ये आपका डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। उसकी KCl से रिएक्शन कराओ तो K2Cr2O7, ठीक है। फर्दर कूलिंग कराने पे आपको ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें आपके क्रोमेट आयन क्या होगा आपका CrO4 2-, ये आपका क्रोमेट आयन, ठीक है। एक तो हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है, और एक हम स्ट्रक्चर देखेंगे आपके डाइक्रोमेट आयन की। डाइक्रोमेट आयन कौन सा हुआ आपका Cr2O7 2-, ठीक है। इसकी अगर हमें स्ट्रक्चर देखें तो देखिए कैसे होती है इनकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, कैसे बनाएंगे, वही क्रोमियम, ठीक है, डबल बॉन्ड O, दो 2- है तो 2 ऑक्सीजन पे आपका माइनस का चार्ज, क्लियर है। 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6, 3D क्रोमियम का 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d 0, मतलब होना चाहिए क्या नॉन कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। होता है कलर, कौन सा कलर होता है येलो। ये भी मैं आपको ऐसा करता हूँ फुल डिटेल में लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्रोमियम 3d5 4s1, क्रोमियम 6+, 3d 0 होना चाहिए कलरलेस, जबकि होता क्या आपका येलो कलर का होता है। रीजन क्या है आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्लियर है। लोन पेयर काउंट कर सकते हो 3 3 6 2 8 और 2 10, क्लियर है। और कुछ नहीं, आगे बढ़ो। Cr2O7 2-, ठीक है। क्या करना है अपने को, इसी 2 यूनिट लेनी है, उसमें से एक ऑक्सीजन को जोड़ हटा देना है, ठीक है। इसी 2 यूनिट ले लो, Cr डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका O-, ये यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये आपका इधर से O-, ठीक है। क्या करो दोनों O- को हटा दो, ठीक है, दोनों को एक ही ऑक्सीजन से ऐड कर दो। ये हो गया आपके Cr2O7 2-, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 ही है, मतलब दोनों में आपके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन, ये क्या है आपका डाइक्रोमेट आयन, दोनों में आपके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है, ठीक है ना। ये भी Cr6+ ही है, 3d 0 है, चार्ज ट्रांसफर जो होता है स्पेक्ट्रा, उसकी वजह से आपका एक कलर शो करता है। कलर कौन सा होता है इसका ऑरेंज, क्या होता है ऑरेंज। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इन दोनों आयन के लिए कि ये आपके pH के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, मतलब एक कलर शो जो करते हैं pH के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एसिडिक मीडियम ले लो, कौन सा मीडियम एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में आपको हमेशा डाइक्रोमेट आयन मिलेगा। कौन सा आयन डाइक्रोमेट, जिसका कलर क्या रहेगा ऑरेंज, ठीक है। वहीं अगर आप बेसिक मीडियम ले लो OH-, बेसिक मीडियम में आपको हमेशा क्रोमेट आयन ही मिलता है, मतलब ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। एसिडिक मीडियम में जो आपका क्रोमेट होगा वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में जो आपका डाइक्रोमेट होगा वो आपको क्रोमेट आयन की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एसिड मीडियम में आपके कौन सा कलर रहेगा आपके क्रोमेट आयन का या फिर डाइक्रोमेट आयन का, ठीक है, तो एसिड मीडियम में आपके ऑरेंज कलर रहेगा, बेसिक मीडियम में आपके येलो कलर रहेगा। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। पॉइंट बना के आप नोट करके लिख भी सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो बोथ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटर कन्वर्टिबल डिपेंडिंग ऑन pH,
डिपेंडिंग ऑन पीएच। ठीक है ना, कभी कभी पीएच की वैल्यू दे देगा कि पीएच की वैल्यू 3 है, तो आपका कौन सा आयन रहेगा या उसका कलर क्या होगा, तो pH 3 पता होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो बोले कि एसिडिक मीडियम ही होगा, वो pH की वैल्यू दे देगा, उससे आपको भी आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि 3 है मतलब एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक में आपके डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म में रहेगा और ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, बोथ क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटर कन्वर्टिबल डिपेंडिंग ऑन पीएच। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी क्या होती है, आपके सेम होती है, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन both have same oxidation state which is 6 +6, क्या है आपकी +6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि लास्ट में जो हमने रिएक्शन देखी थी उसमें हमने पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था, उसके बाद KCl से रिएक्शन करवा के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था। ठीक है, पहले सोडियम डाइक्रोमेट था, KCl से रिएक्शन के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट बना था। तो ऐसा क्यों हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ही आपकी जितनी भी लेबोरेटरी रहती है वहाँ पे टाइट्रेशन के लिए काम में लेते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को क्यों नहीं ले सकते, तो वो भी हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम देखते हैं कि हमने जो सोडियम डाइक्रोमेट था उसको क्यों यूज़ नहीं किया और पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्यों यूज़ किया। ठीक है ना, या फिर आपकी जो टाइट्रेशन वगैरह होती है वहाँ पे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हो लैब में, जबकि सोडियम डाइक्रोमेट को यूज़ में नहीं लेते हो, रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए एक तो होता है आपके पास Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, एक होता है आपके पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम यूज में लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन। ठीक है, बट इसको हम नहीं लेते हैं, कांट बी यूज्ड। वाई, इसको हम क्यों यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो होता है आपका सोडियम डाइक्रोमेट, ये होता है नेचर में आपके हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इट कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, टाइट्रेशन करने के लिए कुछ मान लो 100 ml लिया। ठीक है, 100 ml से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट आपने काम में ले लिया, तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आपने अगर 100 ml मिलाया होगा किसी रिएक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे सपोज करो 2 ml या 5 ml इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो आप तो कैलकुलेशन करोगे 100 ml को लेके। ठीक है, जबकि रिएक्शन में आपको कितना मिल रहा है, टाइट्रेशन में केवल 95 या 97 ml मिलेगा, तो मतलब आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जबकि K2Cr2O7 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल रीजन है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए हम इसे एज ए स्टैंडर्ड अपने लेबोरेटरी में काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो, जबकि हम किसको लेते हैं, आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट को। क्लियर है, इसे नोट कीजिए। फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पोटेशियम डाइक्रोमेट की। K2Cr2O7 जो होता है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये भी आपका हीट करने पर डिकम्पोज होता है,
ठीक है ना। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लीजिए हीटिंग इफेक्ट। इसको भी हीट करने पे ये डिकम्पोज होता है। ठीक है, देखिए K2Cr2O7। ठीक है, इसे जब आप हीट करते हो, ठीक है, यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें तो +6। ठीक है, ये आपके K2CrO4 यहाँ पे कन्वर्ट होता है +6 में ही। ठीक है, साथ में आपको मिलती है Cr2O3 गैस मिलती है, और साथ में आपको मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना तो हम बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, Cr2 + 1 3, इसका करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 4K 8K हो गया। Cr2 8, 4 + 4 8, क्लियर। 7 4 जा 28 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 16 + 6 22, यहाँ पे 28 है, तो 22 28 तो 6 मतलब 3O2। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, ये जो होता है आपकी ग्रीन कलर की गैस होती है, ग्रीन। ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है, ग्रीन कलर की गैस होती है, ये होता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं आपकी, वो है आपकी, ये भी आपका +6 में, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि खुद को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो जैसे आपका परमैंगनेट आयन था, वो भी सामने वालों को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। सेम आपका Cr जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो भी हम देख लेते हैं कि ये भी आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये भी आपके अलग अलग मीडियम में वर्क करता है। ठीक है ना, और मेनली आपका एसिडिक मीडियम में ये वर्क करता है। ठीक है, Cr जो आपका होता है इन एसिडिक मीडियम में, ये आपके क्या है, Cr2O7 2- जो आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आपका Cr3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका चला जाता है। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे भी Mn +7 से कहाँ जाता था, +2 में एसिडिक मीडियम, वैसे ही आपका +6 से कहाँ जाता है, +6 में। ठीक है, इसके अलावा अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज करेगा आपके I- को I2 में। हमने रिएक्शन देख ली थी लास्ट लेक्चर में, बैलेंस भी कर ली थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 रिएक्शन में आज भी आपको बैलेंस करवा के बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए ये किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, वही आपका ऑक्सिलेट आयन C2O4 2-, इसको किस में करेगा, ये CO2 में। ठीक है, थर्ड आपका H2S होता है, इसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर में। ठीक है, इसके बाद और क्या है, Fe2+ है, ये भी 2+ को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ना, तो एक इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा थायोसल्फेट होता है H2O3 2-। ठीक है, इसको ये आपका सल्फेट SO4 2- में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ना, तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस है, मतलब जो आपके आयंस हैं उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इन्हीं में से मैं आपको 1-2 रिएक्शन को दोबारा से कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, आई होप अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए
लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शायद ऑक्जेलेट की बताई थी और आयरन की बताई थी, ठीक है ना। तो इस बार मैं आपको आई की बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। देखिए आई माइनस की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, आपके Cr2O7 2 माइनस के साथ, आपका डाइक्रोमेटाइन, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, H+ ऐड होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड, क्लियर। Cr+6 से कहाँ जाएगा, +3 में, Cr3+। I- कहाँ जाएगा, I2 में, क्लियर है। साथ में H2O जोड़ दो, कितने हैं हम बाद में बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। वही मेथड ऑक्सीडेशन नंबर वाला, +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में, कितने का चेंज, 3 का, इनटू कितने एटम है, 2 इंटू 2 मतलब 6, क्लियर। I- कहाँ जा रहा है, आपके I2 में जा रहा है, मतलब 0 में, कितने का चेंज, -1 से 0 में जा रहा है, 1 का चेंज, कितने एटम है, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब क्या करो, आप रिएक्शन को दोबारा लिखो, फिर बैलेंस करते हैं हम, ठीक है ना। जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए I-, ओके, I- प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H+, ठीक है, Cr3+ प्लस I2 प्लस H2O, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, Cr पे कितना है 6, तो यहाँ पे 6, I का कितना है 1, तो मल्टीप्लाई 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 SI 6I I2 I बैलेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है। क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम, क्लियर। अब ऑक्सीजन को, कितने ऑक्सीजन है 7, इधर 7H2O ऐड कर दो। हाइड्रोजन कितने 14, यहाँ पे आपके 14 हाइड्रोजन ऐड कर दो। रिएक्शन बैलेंस, चार्ज बैलेंस देख लेते हैं, -6 -2 +14 कितना होता है, +6, ठीक है। उस तरफ देख लेते हैं, ये न्यूट्रल, ये 3 इंटू 2 +6, चार्ज बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम इसका एक टेस्ट भी होता है, वो भी हम देखते हैं। क्लोरीन आपका Cl- आयन जो होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं, आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है एक, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होता है, वो देख लेते हैं। वो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, Cl- के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये होता है आपका CrO2 Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस होती है ये, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अगर हमें पता करना Cl-, ठीक है, तो ये टेस्ट हम किसके काम में लेते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl- आयन, ठीक है। Cl- आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। हमने Cl- का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन लिया जिसमें आपका Cl- आयन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन कंटेनिंग Cl- आयन, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन कराई H2SO4 प्लस आपके डाइक्रोमेट से, ठीक है, Cr2O7 2 माइनस से, क्लियर है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको CrO2 Cl2 ये गैस मिलती है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड गैस, ठीक है। ये आपको मिलती है, रेड ब्राउन इसकी वेपर होती है, कौन से कलर की, रेड ब्राउन वेपर,
तो अगर आप एक सोल्यूशन लो, उसकी रिएक्शन आप क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन और H2SO4 से करवा दो और आपको एक रेड ब्राउन वेपर मिलती है, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में आपके Cl- प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो वेपर होगी वो किसकी होगी, आपकी क्रोमाइल क्लोराइड गैस की, CrO2Cl2, ठीक है। अब हो सकता है मान लो कि जो रेड ब्राउन गैस है, वेपर है, वो हो सकता है किसी और गैस की हो, तो कैसे पता करें कि इसमें केवल Cl- ही प्रेजेंट है या फिर आपके ये जो वेपर है ये आपके क्रोमाइल क्लोराइड की ही है, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। आप CrO2Cl2 इसकी रिएक्शन जो आपके वेपर्स निकल रही है, ठीक है ना, उसकी आप NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। जैसे आप रिएक्शन कराओगे आपको ये जो रेड ब्राउन वेपर है ये आपके कन्वर्ट हो जाएगी Na2CrO4 में। ये होता है आपका सोडियम क्रोमेट, जिसका कलर क्या होता है, येलो, ठीक है ना। तो अगर आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो जो गैस होगी वो क्या होगी, क्रोमाइल क्लोराइड गैस ही होगी, ठीक है। मतलब उसमें आपके Cl- आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये उसके कंफर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है जिसमें हमने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को हम काम में लेते हैं Cl- आयन के लिए, NaOH जो आपका डाइक्रोमेट क्रोमियम आयन लिया हमने, ठीक है। ये हम आपके जो Pb मेटल है या Hg है, ठीक है, या सिल्वर है या टिन है, इन मेटल्स को हम इनमें काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। इन मेटल को हम इनमें काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स आपके काम में नहीं आती है, ठीक है ना। दीज मेटल्स कैन नॉट यूज फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl- आयन। क्यों? क्योंकि ये होती है आपके नेचर में कोवलेंट। क्या होती है, नेचर में कोवलेंट होती है, इसलिए आपके, और ये होता है आपका आयोनिक, ठीक है ना। इसलिए हम इनको काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। इन मेटल्स के डाइक्रोमेट को काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। Cl- आयन हो गया, ठीक है, बिकॉज दीज आर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, अगर आप इनको यूज़ में ले भी लो तो ये क्या होती है, मेटल्स ये NaOH के साथ डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसलिए भी हम इन मेटल्स को काम में नहीं लेते हैं। तो ये होता है आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्लियर है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट केवल और केवल Cl- आयन, तो सॉल्यूशन जिसमें Cl- आयन हो, ठीक है, इन मेटल्स के अलावा। जैसे आप बोलो AgCl के लिए टेस्ट होगा, ये टेस्ट Cl- आयन तो है लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Ag मेटल आपके क्या है, नेचर में कोवलेंट रहेगी और साथ में आपके NaOH के साथ वो डिजोल्व भी हो जाएगी। तो ये जो आपके AgCl रहेगा ये आपका ये टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो Cl- यहाँ लिख भी सकते हो, Cl- आयन कंटेनिंग दीज मेटल्स, ठीक है ना। आप इसी के आगे लिख लेना Cl- आयन कंटेनिंग दीज मेटल्स, या फिर आप ऐसा लिखिए क्लोराइड ऑफ दीज आयन्स, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लोराइड्स ऑफ दीज आयन्स, क्लोराइड्स ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है, कैन नॉट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl- आयन, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके कुछ और कंपाउंड से जो आपके NCERT में नहीं है बट डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, तो हमें वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके कंपाउंड्स, पढ़ते हैं आपके आयरन के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स होती हैं आपकी डी ब्लॉक की, ठीक है ना, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। जो मेटल्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो ऑलरेडी हम आपके मेटलर्जी चैप्टर में कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम केवल आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो कंपाउंड लिखिए आप
कंपाउंड्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। डी ब्लॉक कंपाउंड्स, डी ब्लॉक मेटल कंपाउंड्स, मेटल्स, ठीक है। सबसे पहले हम डी ब्लॉक मेटल्स के बारे में देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट रहेगी आपकी वो है आपकी आयरन। आयरन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके कौन कौन से आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। आयरन एटॉमिक नंबर 26, 3d6 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मेन और हम देखें तो वो आपका होता है आपका Fe2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। ये आपका मेन और होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपकी आयरन की क्या क्या रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन होती है आपकी रिएक्शन ऑफ आयरन विथ एयर। एयर के साथ क्या रिएक्शन होती है, एयर मतलब आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो एक ये आयरन जो होती है मिक्स ऑक्साइड फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, मिक्स ऑक्साइड। हम लिख सकते हैं ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ओवर रेड हॉट आयरन, आपके रेड हॉट आयरन होना चाहिए, ठीक है। ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ओवर रेड हॉट आयरन वी गेट मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड, हमें मिक्स ऑक्साइड फॉर्म होता है। Fe+O2 हमें मिलता है Fe3O4, ठीक है। ये मिक्स ऑक्साइड होता है आपका FeO.Fe2O3 का, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। सिंपल रिएक्शन है, इसकी कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती नहीं है, ठीक है ना। सेकंड हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, ठीक है ना। ड्राई क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करती है, ड्राई क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। देखिए जब आपका Fe क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा FeCl2, ठीक है ना, ये आपकी ड्राई क्लोरीन है, ठीक है। तो आपके FeCl2 बनता है, क्या बनता है, FeCl2, ठीक है ना। इसका जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एप्पल ग्रीन कलर का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। FeCl2 का एक्वस सॉल्यूशन एप्पल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। वहीं अगर हम Cl2 को एक्सेस में ले लेते हैं तो हमें FeCl3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, FeCl3, वो हम देखेंगे जब हम आयरन का कंपाउंड पढ़ेंगे FeCl3, ठीक है ना। तो उसको बनाने की एक प्रोसेस रहेगी ये, जो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आयरन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो, लेकिन आपका जो आयरन रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आपको FeCl3 मिलता है, ठीक है ना। तो इससे भी हम बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। थर्ड जो रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे भी आपका आयरन जो होता है रेड हॉट होता है, ठीक है ना। थर्ड जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी HNO3 के साथ, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ ली है पी ब्लॉक में, ठीक है ना। रिएक्शन विथ HNO3, अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन देखें, आई थिंक आपको याद आ जाएगी अगर आपने पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ा होगा। तो आयरन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के, तो 3 कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है ना। Fe की जब आप रिएक्शन कराते हो HNO3 से, ठीक है ना, तो 3 कंडीशन होती है। एक तो क्या होती है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो, या आपका एक हो डाइल्यूट, और एक होता है आपका वेरी डाइल्यूट, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, सबसे पहले तो Fe का नाइट्रेट बनेगा, FeNO3 होल ट्वाइस, ये तीनों में बनता है, FeNO3 होल ट्वाइस, FeNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे बनता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो आपके बनता है NO2, साथ में H2O सब में मिलता है। डाइल्यूट हो तो आपको बनता है N2O प्लस H2O, ठीक है।
और वेरी डाइल्यूट हो तो बनता है आपको NH4NO3, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और साथ में आपका वाटर, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। ये सेम रिएक्शन आयरन की आपका जिंक भी शो करता है, टिन भी शो करता है, ठीक है ना। सेम रिएक्शन शो करेंगे HNO3 वाली, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड हो गया, मतलब जो भी आपका मेटल है, आयरन हो गया, ठीक है ना। इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके कुछ कंपाउंड हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम आयरन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन के ऑक्साइड के बारे में, दैट इज Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हेमेटाइट, ठीक है। सबसे पहले हम Fe2O3 के बारे में पढ़ते हैं। Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसे बोला जाता है, ठीक है। Fe+3 स्टेट में रहता है, ठीक है। रस्ट जो होती है आपके रस्ट, उसका क्या फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2, ठीक है ना। ये होती है आपकी रस्ट, ठीक है। कलर पता है कौन सा होता है, ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो वो वाटर में आपके सोल्यूबल तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन की मेथड देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम प्रिपरेशन की मेथड देखें तो सिंपल एक दो मेथड हैं इसके जो बनाने हैं अपने को। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, आप Fe की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, या फिर हम देखते हैं आपकी FeS2, इसे हम बोलते हैं फूल्स कोल्ड। क्या बोलते हैं इसे, फूल्स कोल्ड, ठीक है। FeS2 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, आपको Fe2O3 मिलेगा और साथ में मिलेगी SO2 गैस, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो आप, 2Fe 2Fe, 4S 4S, 4 2 8 और 3 11 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 11/2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये सिंपल मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड होता है आपका, जिसमें आप क्या करते हो, FeSO4 इसे हीट करते हो, ठीक है। FeSO4 को हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, एक तो Fe2O3 मिलेगा, साथ में मिलता है आपको SO2 प्लस SO3 गैस, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों गैसें नेचर में कैसी होती है पता होना चाहिए आपको, एसिडिक होती है। नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, ठीक है ना। तो दोनों गैस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज़, आपको ध्यान होनी चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2Fe 2Fe 2S 2S, ऑक्सीजन कितने 8, 3 3 6 और 2 8, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड होते हैं आपके प्रिपरेशन के, ठीक है। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखें, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक आपका रेड ब्राउन सॉलिड पाउडर होता है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इट इज रेड ब्राउन पाउडर विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, क्लियर है। एक तो प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी, अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, इसको जब हीट किया जाता है Fe2O3 को, तो ये मिक्स ऑक्साइड देता है आपका। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी, जो आप लिख सकते हो, या इसको हम हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। Fe2O3 को जब आप हीट करोगे, ये होता है अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो आपको मिक्स ऑक्साइड मिलेगा आपको Fe3O4 का, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 2 से। आपका आयरन बैलेंस 9 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 1/2, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट, इसका हीटिंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी Fe2O3 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो अपने को FeCl3 मिलता है, ठीक है ना। थर्ड, अगर हम देखें आपकी रिएक्शन विथ
HCl के साथ रिएक्शन पे आपको ये क्या शो करता है, ठीक है ना। तो देखिए Fe2O3 जब आपके रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ये आपका FeCl3 बनाता है, जो आपका रेड सॉलिड होता है। कैसा होता है? रेड सॉलिड, ठीक है। साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा आपके, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, ट्वाइस Fe Cl6 है तो 6Cl, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है तो 3H2, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं Fe2O3 की, 2-3 रिएक्शन है, ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 दोनों एसिडिक गैस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और FeCl3 आपका रेड सॉलिड होता है, ओके। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। डाइक्रोमेट इंपॉर्टेंट होता है, उसकी रिएक्शन देख ली एसिडिक मीडियम में, ठीक है। Cr+6 से +3 में जाता है, ठीक है। अपने आप को रिड्यूस करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है, ठीक है ना, जैसे आपका KMnO4 करता है वैसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर दोनों आपको याद होनी चाहिए, क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों के, क्लियर है। इसके बाद हमने आपके कंपाउंड देखे डी ब्लॉक के मेटल्स में। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आयरन की क्या प्रॉपर्टीज है और उसको कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन, वो मेथड हमने देखे। और आयरन का एक ऑक्साइड हमने देखा Fe2O3, ठीक है। आयरन के आपके और भी दूसरे ऑक्साइड्स और ये आपके कंपाउंड्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।